बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं दीपक सर और आज का फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 3 यूनिट्स एंड मेजरमेंट और इसमें हम लोग पहला लेक्चर खत्म कर दिए थे। आज है हमारा इसका लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोग यूनिट्स के बारे में, मेजरमेंट्स के बारे में काफी चीजें सीखे। आज हम सीखेंगे डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन सीखेंगे आज हम लोग, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल एनालिसिस और ढेर सारे फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस लिखेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज का क्लास। सबसे पहले तो डायमेंशन क्या है ना, रियलिटी में यूनिट्स को देख के आपको प्रॉब्लम क्या है समझ में आया होगा कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स फॉर ए सिंगल थिंग। अगर मैं खाली मास की बात करूं, देन मास हैज ए लॉट ऑफ यूनिट्स, like there is kilogram, there is gram, all right, there is milligram, there is also even small, very smaller units of mass. So with unit there is a problem that a physical quantity has different units, मतलब a lot of units a physical quantity have. So there was a method found called as the dimensional formula which was used to represent a particular physical quantity. And dimension का definition क्या है पहले सुनिए। These are the powers to which a fundamental physical quantity is raised. To which a fundamental physical quantity is raised. समझ में आएगा थोड़ी देर में, टेंशन मत लो। These are the powers to which a fundamental quantity is raised. ये है डायमेंशन। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला ये है डायमेंशंस का मतलब। डायमेंशनल फॉर्मूला का मतलब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज with symbol raised to some power. ये है डायमेंशनल फॉर्मूला। दोनों में डिफरेंस है। डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल और उसका पावर, ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। बट जो भी पावर्स होंगे वो पावर्स क्या हो गया? डायमेंशन। क्योंकि जेई के अच्छे क्वेश्चंस आप देखेंगे तो उसमें पूरा नहीं दिया होगा, खाली पावर दिया होगा, तो आपको समझना पड़ेगा कि वो पावर मतलब वो डायमेंशन है। समझ में आया? तो ये हो गया डायमेंशन का डेफिनेशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला का डेफिनेशन। एग्जांपल लिखेंगे, पहले तो सारे फंडामेंटल क्वांटिटी लिख लेते हैं, सारे फंडामेंटल क्वांटिटी और उनके सिंबल्स। फंडामेंटल क्वांटिटी और उनके सिंबल है ना। क्या क्या फंडामेंटल क्वांटिटी बताया था, याद करो फटाक से। सात फंडामेंटल क्वांटिटी बताया था कि नहीं? पहला था मास, फिर लेंथ, फिर टाइम, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिर और क्या था जल्दी बताओ? टेम्परेचर एंड, है ना, टेम्परेचर। और क्या था? करंट, है ना। करंट कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 और एक लास्ट वाला लुमिनस इंटेंसिटी। ये हमारे फिजिकल क्वांटिटीज थे, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इन सबके एक एक सिंबल है। क्या क्या सिंबल है देखो, इसका सिंबल है कैपिटल M, कैपिटल L, कैपिटल T, MLT, ये इनके सिंबल्स हैं और ये मोस्ट यूज है। दीज आर द मोस्ट यूज, है ना। दीज 3 आर मोस्ट यूज, सबसे ज्यादा यही 3 यूज होंगे। ठीक है, ML और T। फिर आ गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको लिखते हैं MOL, मोल से। टेम्परेचर को केल्विन से लिखते हैं, K। करंट को किससे लिखते हैं? कोई I से लिखते हैं, कोई A से भी लिखते हैं। A फॉर एम्पियर, I करंट का है ना। लुमिनस इंटेंसिटी का कुछ भी लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, कभी यूज होने वाला नहीं है, नेवर यूज। ये नेवर यूज वाला है, नेवर यूज, कभी भी यूज नहीं होता है, कुछ भी लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे सिंबल्स हैं। मास का सिंबल हो गया M, लेंथ का सिंबल हो गया L, टाइम का हो गया T, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का MOL, मोल,
टेम्परेचर का केल्विन के, करंट का आई या फिर ए, लुमिनस इंटेंसिटी का एल, एल तो नहीं मतलब लुमिनस इंटेंसिटी है ना, और कुछ लिख देते कैंडला ना, सी एल लिख देते, ठीक है, सी ए कैंडला, कुछ भी लिखो क्या फर्क पड़ता है, हम यूज ही नहीं करते हैं, ठीक है, इसको छोड़ो। बाकी बच्चे एक है, तो ये हो गए फंडामेंटल क्वांटिटी के सिंबल। अगर हम डिराइव्ड क्वांटिटी के बात करें, डिराइव्ड क्वांटिटी तो सोच क्या होगा एक एक का। पहला नंबर 1 सबसे अच्छा वाला चलते हैं, एरिया। क्या है? एरिया। अच्छा, एरिया का फॉर्मूला बताओ, कैसे डायमेंशन लिख रहा हूं, सीखना अच्छे से। डायमेंशन ऑफ ए लॉट ऑफ फिजिकल डिराइव्ड क्वांटिटी। एरिया का क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ का मीटर और ब्रेथ का भी मीटर, तो क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसका डायमेंशन देखते हैं। लेंथ मतलब लेंथ मेजर कर रहा हूं, है कि नहीं, तो 1 एल। ब्रेथ मतलब क्या मेजर कर रहा हूं? फिर से लेंथ ही मेजर कर रहा हूं, तो और 1 एल, तो डायमेंशन हो गया एल स्क्वायर। स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं, लेकिन जनरली MLT लिखते हैं, तो इसको थोड़ा सुंदर से कैसे लिखते हैं ना, M0 L2 T0, क्योंकि M और T और तो है ही नहीं, सिर्फ L है। यूनिट, ये क्या हो गया उसका? ये हो गया उसका यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? ये जो हो गया, ये क्या हो गया उसका? ये हो गया उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ये हो गया उसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये। और अगर पूछे इसका डायमेंशन कितना है, तो डायमेंशन, तो इसका डायमेंशन है 0 2 0। M का 0, L का 2, T का 0। क्लियर है? इस तरह से हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। किसका लिखा हमने? एरिया का। उसी तरह सेकेंड नंबर में वॉल्यूम लिखो। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, होता है कि नहीं? अच्छा, यूनिट देखते हैं। लेंथ का मीटर, ब्रेथ का मीटर, हाइट का भी मीटर, तो यूनिट क्या हो गया? मीटर क्यूब। यूनिट क्या हो गया? मीटर क्यूब। 3 एल है, एल, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलो? M0 L3 T0, क्योंकि L के लेंथ के 3 है, मास टाइम का कुछ नहीं, खत्म। समझ में आया दोनों? मैं अभी 2 लिखा हूं, हालांकि इस तरह का मैं 20-25 कुछ क्वांटिटी के डायमेंशन लिखेंगे, जो कि पूरे हमारे 11th क्लास के फिजिक्स में आएंगे। क्लियर है बच्चों? तो डायमेंशन क्या है पता चल गया, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है पता चल गया, फंडामेंटल क्वांटिटी के सिंबल्स क्या है पता चल गया। फिर हम लोग सीख रहे हैं अभी कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी का अगर हमें फॉर्मूला पता है, तो उस फॉर्मूला के हिसाब से हम उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा हम बता सकते हैं। क्लियर है? 2 लिखाऊं, और भी ढेर सारा लिखूंगा, आप इसको लिख लो पहले, फिर हम लोग शुरू करते हैं लंबा लिस्ट डायमेंशनल फॉर्मूला। हो गया बच्चों? हो गया? चलिए मैं मिटा देता हूं इसको, फिर हम लोग पूरा लंबा लिस्ट लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला की। देखते हैं कितना लिख पाता हूं मैं, कितना मुझे याद है ना। बट तुम लोग टेंशन मत लेना कोई भी चीज का, क्योंकि ये सारे मैं जो लिखने वाला हूं ये सब अलग अलग चैप्टर्स में आएंगे, है ना। यू विल गेट दिस इन डिफरेंट चैप्टर्स। ऑलराइट, सो डोंट वरी एट ऑल, जस्ट यू नीड अ फॉर्मूला। एग्जांपल बताते जाता हूं। 3rd नंबर, और क्या जानते हैं हम लोग? डेंसिटी। इसका डेंसिटी, चलिए डेंसिटी का फॉर्मूला बताइए। डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाई वॉल्यूम, है ना। अच्छा, मास का क्या लिखेंगे? m पावर 1 बाई नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम का कितना आया था? l पावर 3, तो क्या लिखूंगा? m1 l पावर -3, t तो कुछ है नहीं, तो t का पावर 0। समझ में आ गया? डेंसिटी। 4th वेलोसिटी बताओ। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस के लिए कितना लिखूंगा? l, है ना। डिस्टेंस मतलब लेंथ का क्या होता है? l। टाइम के लिए क्या लिखूंगा? t, तो क्या हो जाएगा? L1, t नीचे है तो ऊपर जाके t -1, या फिर इसको m भी लिखोगे तो m0 L1
टी माइनस। ये हो गया स्पीड का। फिर वेलोसिटी या फिर स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला सेम, तो ये भी सेम और ये भी सेम, स्पीड का और वेलोसिटी का सेम, क्योंकि दोनों का क्या होता है, इसका भी यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, इसका भी यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, तो यूनिट सेम तो डायमेंशन भी सेम। 5 एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। तो ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया वेलोसिटी डेल्टा v बाई टी, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है L1, वेलोसिटी का अभी निकाले हैं L1 t माइनस 1 बाई टी का होता है T1, तो क्या हो गया L1 t माइनस 2। अच्छे से लिखोगे तो m0 L1 t माइनस। क्लियर है। अच्छा, वैसे ही एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो मीटर मतलब एक लेंथ, नीचे सेकेंड स्क्वायर मतलब टी का पावर माइनस 2, क्योंकि नीचे है ना, यूनिट के हिसाब से डायमेंशन। 6 और क्या बचा, मोमेंटम। मोमेंटम बताओ, मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का कितना हो गया, m का पावर 1 इंटू वेलोसिटी का हो गया l का पावर 1 t का पावर माइनस 1, है ना। तो क्या बन गया m1 l1 t माइनस 1 मोमेंटम। उसके बाद है 7 फोर्स। फोर्स का बताओ, फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का हो गया m1, एक्सेलरेशन का हो गया l1 t माइनस 2, पहले निकाला हुआ है देखो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का, तो वही डाल रहा हूं। तो क्या आ गया m1 l1 t माइनस 2। भाई कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, अगर इसको याद कर लोगे ना तो तुम्हारे काफी चीजें याद हो जाएगा, इजी हो जाएगा डायमेंशन। याद कर लो इसको, रिमेंबर। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला को डायरेक्ट याद करो, है ना। m1 l1 t माइनस 2, m1 l1 t माइनस 2। क्लियर है। फोर्स का हो गया, मोमेंटम का हो गया। और एक चीज बता देता हूं, यहाँ पे नया टर्म है इंपल्स। क्या है, इंपल्स। इंपल्स का फॉर्मूला होता है F इंटू डेल्टा टी। F इज द फोर्स, डेल्टा टी इज द चेंज इन टाइम। फोर्स का डायमेंशन बताया अभी, क्या है m1 l1 t माइनस 2 इंटू डेल्टा टी, मतलब चेंज इन टाइम, बढ़े तो टाइम ही, टाइम मतलब t1। तो इसको सॉल्व करेगा तो फाइनल आंसर क्या आएगा मेरा, फाइनल आंसर आएगा m1 l1 ये t माइनस 2 और ये 1 t माइनस 1। तो क्या आ जाएगा इंपल्स। तो देखो क्या, मोमेंटम और इंपल्स दोनों का डायमेंशन सेम है, इसीलिए बोला गया, पहला चीज हमें समझ में आ गया कि किसका किसका डायमेंशन सेम है। मोमेंटम का डायमेंशन एंड इंपल्स हैज सेम डायमेंशन, हैज सेम डायमेंशन। ये हम लोग को एक पॉइंट समझ में आया है कि नहीं, समझ में आया। 8.8 लिखा हूं, जल्दी से उतारो कॉपी में, समझ के खुद से लिखो। तो मैं 8 के बाद और लिखूंगा, है ना, लिख लो इसको फटाफट। हो गया, मिटा देता हूं, 5 सेकंड में लिख लो जल्दी से, 5 सेकंड में स्क्रीन पॉज करके। हो गया, फटाफट से लिखो। 9 इंपल्स के बाद 9 वार्क। वार्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। या फिर कोई कॉस थीटा भी पढ़ के आए होंगे, क्योंकि वेक्टर में मैंने बताया था फोर्स का वैल्यू होता है एफएस कॉस थीटा, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। अच्छा, फोर्स का क्या हो जाएगा, फोर्स का हो जाएगा m1 l1 t माइनस 2, पहले ही बताया था, फोर्स का याद कर लो, बहुत जगह काम आएगा। m1 l1 t माइनस 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट का हो गया l1, तो क्या बन गया दोनों मिलके m1 l2 t माइनस 2। ये क्या बन गया, एनर्जी का। अच्छा, वार का। फिर 10 10 में देखो, 10 में देखोगे तो 10 में निकालना है हम लोगों को पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है वार्क बाई टाइम, है ना, वार्क बाई टाइम। वार्क बाई टाइम, वार्क का वैल्यू क्या आया है m1 l2 t माइनस 2 आया है,
बाई टाइम, टाइम का आएगा T1, तो क्या ये ऊपर जाके 3 हो जाएगा, तो M1 L2 T माइनस 3 हो गया। किसका हो गया ये? पावर का। फिर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ का मतलब ये तो वैल्यू हो गया, इसका कोई डायमेंशन नहीं। जैसे यहाँ पे कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, तो उसका डायमेंशन कुछ भी नहीं है ना। सिमिलरली यहाँ पे हाफ एक वैल्यू है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। एम आया तो M1, फिर वी स्क्वायर, वी स्क्वायर मतलब L1 T माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा? M1 L2 T माइनस 2। क्या काइनेटिक एनर्जी और वार्क का डायमेंशन सेम है? देख लो, सेम है कि नहीं है? सेम है। पोटेंशियल एनर्जी का निकालो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़े हो? mgh पढ़े हो कि नहीं? mgh, इसमें m क्या होता है? मास। m क्या होता है? मास। m का मास, मास मतलब m1, है ना। g क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ब्रैकेट में लिखता हूं, g इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसके वजह से भी सही, बट है तो एक्सेलरेशन ही, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन कितना होता है? L1 T माइनस 2। तो g का डायमेंशन क्या आएगा? L1 T माइनस 2, g का डायमेंशन इंटू h, h का फिर से लेंथ, तो सबको जोड़ दो, क्या बनेगा? M1 L2 T माइनस 2। क्या इसका भी फिर से सेम हुआ? इसका मतलब हम लोग क्या पढ़े? देयरफॉर डायमेंशन ऑफ वर्क, डायमेंशन ऑफ वर्क इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एनर्जी, डायमेंशन ऑफ एनर्जी। कौन सा एनर्जी? ना एनी टाइप ऑफ एनर्जी। कौन सा एनर्जी? एनी टाइप ऑफ एनर्जी। क्योंकि हम लोग दो एनर्जी कैलकुलेट करके देखे, एक काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट किए, एक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट किए, और दोनों का डायमेंशन क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो मैं कोई भी हीट एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी, ये एनर्जी, वो एनर्जी, वो एनर्जी, कोई भी एनर्जी बोलूं, सारे एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा? M1 L2 T माइनस 2, जो कि किसके साथ बराबर है? वार्क के साथ। क्या इतना चीज समझ में आ गया? 12। 13 नंबर में देखो, 13 नंबर में और एक क्वांटिटी है टॉर्क। टॉर्क, टॉर्क होता है F इंटू डी इंटू साइन थीटा। फिर से फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू साइन थीटा। साइन थीटा का तो वैल्यू आएगा एक, इसका कोई डायमेंशन नहीं। फोर्स का डायमेंशन M1 L1 T माइनस 2 इंटू डिस्टेंस का L1, तो मिलके क्या बन जाएगा? M1 L2 T माइनस 2। क्लियर है? क्लियर है। तो टॉर्क का भी डायमेंशन किसके साथ सेम हो गया? वार्क के साथ सेम। तो ये सारे डायमेंशन जो है, ये सारे वो क्वांटिटी है जिनका डायमेंशन सेम है। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम डायमेंशन। तो टॉर्क, कोई भी टाइप का एनर्जी, वाट, इन सबका जो डायमेंशन है वो क्या है? सेम। वही लिखा, ठीक है। कितने हो गए? 13 हो गए। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, मिटाऊंगा मैं। हो गया? हो गया? आगे चलो, मिटा दो। थर्टीन हो गए, 13। नेक्स्ट 14। 14 में आएगा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को लिखते हैं ओमेगा से। ये है ओमेगा, है ना। ये क्या है? दिस इज ओमेगा। कोई पढ़ रहा होगा ओमेगा, ओमेगा नहीं, ओमेगा है ना, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है v परपेंडिकुलर बाई r। जो भी है v वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब क्या लिखूंगा? L1 T माइनस 1 बाई नीचे डिस्टेंस, r मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का L1, तो क्या बन गया? L2 T माइनस 1, है कि नहीं? अच्छा, फिर 15 में बनेगा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम होता है mvr साइन थीटा। mvr साइन थीटा, तो साइन थीटा का तो कुछ वैल्यू हो जाएगा, छोड़ दो उसको,
बचा एम भी आर, एम का M1, भी का L1 T-1 और R का L1, क्या आ गया M1 L2 T-1। ये किसका है एंगुलर मोमेंटम का। फिर 16 में आएगा तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखते हैं m इंटू आर स्क्वायर, आर इज द डिस्टेंस, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा m1, r का वैल्यू हो जाएगा L2, तो क्या आ गया m1 L2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद तुम्हारा आएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है F इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड, 1 बाई टाइम पीरियड, तो क्या लिखूंगा m0 L0 T⁻⁻1 क्योंकि t नीचे है। ठीक है, 17, उसके बाद 18 एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको भी ओमेगा से ही लिखते हैं, इसका वैल्यू होता है 2 इंटू पाई इंटू एफ। अब सोचो कि अगर 2 और पाई जो है वो तो नंबर्स हैं, तो उनका कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो जो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन है वो इसका भी डायमेंशन हो जाएगा, है कि नहीं। हो गया 17, 18, फिर 19, और क्या बचा 19 हो गया। रोटेशन चैप्टर तक हो गया है ना। मैं तो तुम लोगों को ये जो दे रहा हूं ना, कोई भी ये परेशान मत होना कि सर ये फॉर्मूला मुझे याद रखना है क्या, ये तुम्हें अभी याद नहीं रखना है। जब चैप्टर्स आएंगे ना, मैं तुम्हें सारे चैप्टर के 11th के सीरियली में पहले से लेकर लास्ट तक कैसे कैसे टर्म्स आएंगे जिनका फॉर्मूला ये तुम्हें मिलेगा बाद में, तो उसका डायमेंशन हम ऐसे निकालेंगे। तो ये सारे एग्जाम्पल है, तुम्हें जब तक ये फॉर्मूला पता नहीं होगा तब तक तुम ये डायमेंशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो मैं तुम्हारे लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं, फिर तुम्हारे लिए डायमेंशन कैलकुलेट कर रहा हूं। तो ये परेशान मत होना कि सर ये फॉर्मूला हमें कैसे याद होगा, हमें रटना पड़ेगा क्या, अभी रटना नहीं है, बट जब चैप्टर पढ़ोगे तो उस चैप्टर में ये फॉर्मूला तुम्हें वैसे ही मिलेगा। तो ये फॉर्मूला जब मिलेगा तब तुम्हें इस तरह के डायमेंशन उसके बनाने होंगे, तो तुम बना पाओगे इस तरह के डायमेंशन। क्लियर है, इसीलिए मैं लिख रहा हूं। तो ये हमारा कहां तक हो गया, ये हो गया हमारा 18 हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, उसके बाद हम स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होगा फोर्स का M1 L1 T-2 बाई एरिया का होगा L2, ये ऊपर चला जाएगा तो M1 L-1 T-2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 20 प्रेशर का सुनो, प्रेशर का भी तो फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स अपॉन एरिया है कि नहीं। इसका क्या होगा ना M1 L1 T-2 बाई L2, सेम क्या आएगा M1 L-1 T-2, है ना। फोर्स का और स्ट्रेस का सेम आ गया। ठीक है, फोर्स का और स्ट्रेस का सेम। फिर से इसको लिख लो, फिर मैं ऊपर से मिटा रहा हूं, स्क्रीन पॉज करके लिखो सब लोग, मैं ऊपर से मिटा रहा हूं। ठीक है, उसके बाद आएगा स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय लेंथ, चेंज इन लेंथ का एल, लेंथ का भी है, तो एल कट गया, नो डायमेंशन। ठीक है, स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं है। फिर 22 आएगा आपका यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस होता है y इक्वल टू ऊपर आता है स्ट्रेस, बाई नीचे आता है स्ट्रेन। तो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, स्ट्रेस का हम पहले ही निकाल दिए हैं, स्ट्रेन का तो कोई डायमेंशन नहीं है, तो स्ट्रेस का लिख देते हैं पहले M1 L-1 T-2 बाई इसका कुछ है ही नहीं, मतलब M0 L0 T0, तो ये आ जाएगा वही M1 L-1 T-2। ये किसका आ गया यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है बच्चों,
उसके बाद होता है और भी बहुत सारे क्वांटिटी है, सरफेस टेंशन, ऐसा क्वांटिटी मिलेगा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का हो गया m1 L1 T-2 बाई लेंथ का हो गया L1, L1 में L1 कट गया m1 T-2। ये किसका है? सरफेस टेंशन। तो इसी तरह ढेर सारे फिजिकल क्वांटिटी है हमारे दुनिया में, और उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग फाइंड आउट करते हैं इस तरह से, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना, मैं लिखता हूं, ऐसा नहीं मैं जो लिख रहा हूं उतने ही दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, नहीं, ढेर सारे और भी है ना। जैसे कि मैं और कुछ लिखता हूं, आप लोग देखो 24, ठीक है। मान लो बोला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी से लिखते हैं, सी से, ठीक है। एस से भी लिखते हैं, तो एस से लिखते हैं, एस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एस, एस का फॉर्मूला होता है Q अपॉन m डेल्टा टी, m डेल्टा टी, ठीक है। ये डेल्टा टी जो है वो है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, और Q जो है वो है हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। तो मैंने बताया था अभी कोई भी एनर्जी हो उनका डायमेंशन हमेशा वार के साथ सेम होता है। वार का डायमेंशन कितना आया था? m1 L2 T-2। अरे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का m1 L1 T-2, उसमें डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करोगे तो m1 L2 T-2 बाई नीचे मास, मास तो m1, फिर डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर तो केल्विन लिखूंगा, नया क्वांटिटी आ गया केल्विन, अभी तक mLT में चल रहा था, नया क्वांटिटी क्या आ गया? केल्विन। तो क्या बन गया देखिए, m1 कैंसल, L2 T-2 K-1। दिस इज द डायमेंशन किसका? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सिमिलरली एक आएगा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू Q बाई N डेल्टा टी। फिर से एनर्जी, लेकिन ये N जो है अभी ये है नंबर ऑफ मोल्स, और डेल्टा टी फिर से वही चेंज इन टेम्परेचर। तो Q का वैल्यू एनर्जी में लिखोगे m1 L2 T-2 बाई नीचे मोल को क्या लिखेंगे? मोल, और डेल्टा टी को क्या लिखेंगे? K। तो और एक नया क्वांटिटी आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? m1 L2 T-2 K-1 MOL-1, सब ऊपर चलेगा, ठीक है। ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह हम लोग ढेर सारे और भी क्वांटिटी है, ये एनर्जी, वो एंट्रोपी, क्या क्या है, बहुत सारे। लेकिन मैं तुम्हें बहुत सारे मैक्सिमम जो हम लोग क्लास 11 में यूज करेंगे उन सबके डायमेंशन में तुम लोगों को निकाल के बता दिया हूं, सो दैट ये सब तुम्हारे कॉपी में रहेगा। तो तुम्हें अगर क्वेश्चन करते समय कोई चीज की जरूरत पड़े तो तुम कॉपी पलटाना और इसको देखो। बाकी फॉर्मूला सबका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये जो नए नए टर्म्स आ रहे हैं उनको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो टर्म्स जिस चैप्टर का है वो चैप्टर जब आएगा तब आपको इस चैप्टर का, इस मतलब इस टॉपिक के बारे में, इस नाम के बारे में आपको डिटेल में समझा दिया गया है। तो आप परेशान मत होइए, जितना आपको लिखा रहा हूं आप सारे डायमेंशन लिखिए, क्लियर है। इसको लिखिए, फिर हम कुछ कॉन्स्टेंट्स की बात करते हैं। हो गया बच्चों? चलो कुछ कॉन्स्टेंट्स की बात करते हैं। 12 के भी है, मैं ये सिर्फ 11 का लिखवा रहा हूं, ठीक है। 12 का जब 12 आएगा तो 12 का डायमेंशन लिखाऊंगा। दैट इज वाई मैं पहले ही बोला था कि ये चैप्टर सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये सारे चैप्टर से रिलेटेड है। क्योंकि हर एक चैप्टर में जब हम कोई फिजिकल क्वांटिटी नया देखेंगे तो उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट भी हमें पता करेंगे और डायमेंशन भी हम पता करेंगे। इसीलिए ये चैप्टर तो कोई पढ़ाता ही नहीं है, मोस्टली पढ़ाते भी नहीं है। कोई कोई बोलते हैं हर एक चैप्टर में सीखोगे तुम लोग, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में है तो हमें पढ़ना है कि नहीं। तो इसीलिए मैं बोला कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर सिर्फ इसी चैप्टर का खाली नहीं है, ये हर एक चैप्टर में जरूरत पड़ेगा, है ना, डायमेंशन।
चलो अब क्या करते हैं ना, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सम कांस्टेंट्स। of some universal constants। कुछ यूनिवर्सल कांस्टेंट्स के डायमेंशन लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहला है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये तो सुने ही होंगे क्लास 9 से। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को क्या लिखते हैं, जी से, है ना। किसे लिखते हैं, जी से। अच्छा फॉर्मूला याद करो, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये था फॉर्मूला। अगर इसमें से तुम लोग जी को निकालोगे तो इधर आएगा f इंटू आर स्क्वायर बाई m1 प्लस m1 इंटू m2, इधर आ जाएगा जी। सबका डायमेंशन डाल दो। f का डायमेंशन m1 l1 t माइनस 2, पहले बोला था। आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, तो l2 बाई नीचे दो मास है, दो मास है मतलब m इंटू m, तो नीचे हो गया m2, ये 1 है, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा m माइनस 1, इधर l1 इधर l2 मिलके क्या हो गया l3, इधर t माइनस 2, ये हो गया मेरा डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। सिमिलरली और भी बहुत सारे कांस्टेंट्स हैं, जैसे कि प्लांक्स कांस्टेंट, एक तुम लोगों को मिलेगा प्लांक्स कांस्टेंट, केमिस्ट्री में देखे भी होंगे शायद प्लांक्स कांस्टेंट। फॉर्मूला इसको प्लांक्स कांस्टेंट को लिखते हैं h से, h फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू h इंटू फ्रीक्वेंसी, h इंटू फ्रीक्वेंसी, तो h इक्वल टू क्या हो गया, एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का फॉर्मूला बताओ, m1 l2 t माइनस 2 वार के साथ बराबर, और फ्रीक्वेंसी का क्या था 1 बाई टाइम पीरियड, मतलब t माइनस 1, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा इसका तो आएगा फॉर्मूला वो आएगा m1 ये l2 t माइनस 2 प्लस 1 t माइनस 1, ये किसका कांस्टेंट आ गया, प्लांक्स कांस्टेंट। सिमिलरली और एक खतरनाक वाला है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर से लिखते हैं इसको, है ना। सुनोगे फेमस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, तो R इक्वल टू क्या आ गया, PV बाई NT इक्वल टू R, तो R का डायमेंशन लिखते हैं, R का डायमेंशन क्या आएगा, P प्रेशर, प्रेशर का फोर्स बाई एरिया, फोर्स का m1 L1 था, नीचे 2 था, तो L माइनस 1 हो जाएगा प्रेशर का, और T माइनस 2, ये प्रेशर का हो गया, इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम का L3 बाई n का मोल, T का K। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, m1 ही रहेगा, L माइनस 1 L3 मिलके L2 हो जाएगा, T का माइनस 2, T माइनस 2 हो जाएगा, मोल और केल्विन, तो केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R, ठीक है। खाली इतने कांस्टेंट नहीं है, और भी बहुत सारे कांस्टेंट है ना, हम लोग निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे 2-3, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ये 3 लिख दीजिए, है ना। स्क्रीन को पॉज करिए, तीनों को अच्छे से लिखिए, फिर मैं और 2-3 करवाता हूं। हो गया, देखो और 2-3 कराता हूं। और एक इंपॉर्टेंट है तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 4, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, फॉर्मूला क्या है, एक ही, इसको लिखते हैं किससे पता है, चौक निकलता, इसको लिखते हैं ऐसे, ईटा बोलते हैं इसको, ETA, ईटा बोलते हैं इसको, ठीक है। F इक्वल टू फोर्थ होता है ईटा A डेल्टा V बाई डेल्टा Z, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो F का क्या होगा, m1 L1 t माइनस 2 इक्वल टू ईटा, एरिया का होगा L2, वेलोसिटी का L1 t माइनस 1, ये डिस्टेंस का L1,
ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखो ईटा का, देयरफॉर ईटा इक्वल टू, इधर एक m1 और कुछ नहीं है तो m1, इधर एक L1, ये L1 कैंसल हो जाएगा तो इधर L2 बचेगा, तो ये हो जाएगा L-1 क्योंकि इधर आके माइनस होगा, t का इधर -2 इधर -1, ये इधर आके प्लस हो जाएगा तो t का पावर -1 हो जाएगा। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, है ना। और भी बहुत सारे हैं, एक दो बताता हूं। एक होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, सुने होंगे कभी, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट उसको लिखते हैं k से, है ना। फॉर्मूला होता है F इक्वल टू -kx, F का m1 L1 t-2, k का पता नहीं, x का L1 लेंथ है, तो L1 कट गया, क्या बचा m1 t-2, यही हो गया मेरा डायमेंशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k। क्लियर है बच्चों। तो इसी तरह कोई भी कांस्टेंट, कोई भी नया फिजिकल क्वांटिटी या कोई भी क्वांटिटी अगर हमें मिले तो हमें उसका डायमेंशन लिखना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि डायमेंशन लिखना हमें इसीलिए टेंशन वाली बात नहीं है बिकॉज कि डायमेंशन तभी लिख सकते हैं जब हमें फॉर्मूला पता है। या तो तुम्हें फॉर्मूला पहले से ही पता है तो तुम लिख सकते हो, नहीं तो जब नया चैप्टर आएगा, नया चैप्टर में पहले फॉर्मूला सीखोगे तभी जाके दोनों डायमेंशन लिख सकते हो। समझ में आया। तो जनरली तुम्हारा असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए या जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क, उसको सॉल्व करने के लिए आपको जितने डायमेंशंस की जरूरत है वो सारे डायमेंशन मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। सारे के सारे डायमेंशन आपके लिए बोर्ड पे मैं लिखा हूँ एक एक करके और फाइंड आउट भी किया हूँ। तो आप प्रैक्टिस करिए वो सारे डायमेंशन को, और जब असाइनमेंट मिलेगा तो असाइनमेंट में ढेर सारे डायमेंशनल फॉर्मूला होंगे, उनको सॉल्व आपको जरूर करना है। क्लियर है बच्चों, इतना लिख लो, फिर हम लोग चलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के आगे वाले टॉपिक्स। ओके बच्चों, तो हम लोग काफी सारे फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस लिखे, ढेर सारे फिजिकल क्वांटिटी हम लोग देखे, डायमेंशन चेक किए कि क्या होता है, डायमेंशन कैसे लिखते हैं ना, फॉर्मूला पता हो तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम लिख सकते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस, है ना। डायमेंशनल एनालिसिस जो है, डायमेंशनल एनालिसिस में बेसिकली वी यूज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द एनालिसिस ऑफ इक्वेशंस, है ना। हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूले को यूज करेंगे। बेसिकली कोई भी क्वांटिटी लिखेंगे उसका डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करेंगे और उस डायमेंशनल फॉर्मूला को यूज करके हम कुछ ना कुछ करेंगे। क्या क्या करेंगे वो हमें पता चलेगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग जो चीज पढ़ेंगे वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर हमें डायमेंशनल एनालिसिस करना है तो डायमेंशनल एनालिसिस करने के लिए हम लोगों को एक प्रिंसिपल जानना पड़ेगा, वो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और थोड़ी ऑपरेशन कैसे करना है पता नहीं है, चला गया चाकू लेके ऑपरेशन करने, मर जाएगा पेशेंट, है कि नहीं। तो इसीलिए डायमेंशनल एनालिसिस, अगर हम कोई भी चीज एनालिसिस करेंगे तो पहले उसके रूल्स तो पता कर ले। अब फुटबॉल का रूल पता नहीं होगा, जाएगा तो खुद को फुटबॉल करके खेल लेंगे, तुम्हें फुटबॉल बना देंगे, है कि नहीं। तो पहले प्रिंसिपल जानने पड़ेंगे। तो जो एक प्रिंसिपल हमको पहले जानना पड़ेगा वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना। होमो का मतलब क्या है, सेम। होमो का मतलब क्या है, सेम। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है all the terms of an equation on both sides, इक्वेशन मतलब दो साइड होगा इक्वालिटी का, on both side should have the same dimension, ये बोला गया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि एक इक्वेशन के दोनों साइड में जितने भी टर्म्स होंगे उन सारे टर्म्स के डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम। और थोड़ा और अच्छे से समझ में आता है, फील आए। और क्या बोला गया, और क्वांटिटीज
quantities having same dimension can only be added or subtracted. अब थोड़ा समझ में आया. What does the principle of homogeneity say? That in a equation all the terms on both the sides should be equal. Sorry, should have the same dimension. सबका डायमेंशन. या फिर इसको थोड़ा इजी लैंग्वेज में बोलेंगे कि क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन, क्वांटिटीज हैविंग जो क्वांटिटी का डायमेंशन सेम है सिर्फ उन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. एक एग्जांपल देखता हूं, आपको पूरा क्लियर आ जाए. एक एग्जांपल, लेट अस सी एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, सपोज वन इक्वेशन इज गिवन टू यू. सपोज x equal to, or x equal to a plus bt minus ct square. Suppose a equation is given like this. Here x is the distance and t is the time. It is told to you, and the question is find the dimensions of a comma b comma c. We have to find the dimension of a, dimension of b and dimension of c. Alright, now let us see how we can apply the principle of homogeneity. Principle of homogeneity says that in a equation all the terms should have the same dimension. कितने terms हैं? 1, 2, 3, 4. 4 डायमेंशन, सॉरी 4 टर्म्स है इक्वेशन में. तो चारों टर्म्स का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम. मतलब मैं क्या लिखूंगा? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का प्रिंसिपल के हिसाब से डायमेंशन ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए, should be equal to dimension of bt, should be equal to dimension of ct square. क्योंकि चाहे तुम प्लस करो या चाहे तुम माइनस करो, whether you add or you subtract, you can only add and subtract two quantities with the same dimension. जैसे कि 5 kg minus 2 meter. How does it meaningful? How is it meaningful? It is not meaningful. You are subtracting length from mass. I am having 5 kg, you take 2 meter. What does it mean? It means nothing. That means हम मीनिंगफुल तभी होता है जब सेम डायमेंशन से सेम डायमेंशन को माइनस करो. दैट इज वाई इन सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए, है ना. अच्छा, एक्स का डायमेंशन क्या है? मीटर. तो मेरा ए का डायमेंशन हो गया वही मीटर. लेकिन बी टी, सोचो बी का जो भी डायमेंशन होगा, टी का डायमेंशन होगा t1 इक्वल टू किसका डायमेंशन? ना मीटर का डायमेंशन, इसका. ये दोनों को इक्वल, तो ये लिखा. तो बी का डायमेंशन क्या आएगा? इधर है m1, इधर है t-1. तो ये हो गया बी का डायमेंशन. इधर सी का देखो, सी का इधर सी रखो t स्क्वायर, का डायमेंशन t टू द पावर 2 इक्वल टू किसके साथ इक्वल? x के साथ इक्वल. इक्वल का m1, t को उस साइड ले जाओ तो c का डायमेंशन आ जाएगा m1 t-2. सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ a. मिल गया हम लोगों को. दिस इज द डायमेंशन ऑफ a, डायमेंशन ऑफ b, सॉरी दिस इज द डायमेंशन ऑफ b. ऑलराइट, समझ में आ गया सबको? ये एग्जांपल सबको समझ में आया कि नहीं? और एक एग्जांपल कराता हूं आप लोगों के लिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करते हैं. देखो और एक एग्जांपल, ठीक है. सपोज दिया v इक्वल टू a बाई टी स्क्वायर प्लस a x बाई टी, सॉरी b x बाई टी माइनस c टी स्क्वायर. ठीक है. सपोज दिस इज द इक्वेशन गिवन वेयर v इक्वल टू वेलोसिटी, t इक्वल्स टू टाइम एंड x इक्वल टू डिस्टेंस.
ठीक है, सपोज दिस इज गिवन, a equation is given like this and the question is find dimension of a, b and c। चलो सब लोग स्क्रीन को पॉज करो और इसको ट्राई करो, खुद से करना कुछ है नहीं, इसी तरह है ना, ए का डायमेंशन इक्वल टू इसका इक्वल टू इसका इक्वल टू करो, फटाक से सब लोग स्क्रीन को पॉज करके करो। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी हाउ टू डू इट। Here I am having again 4 terms, 1, 2, 3 and 4. So according to principle of homogeneity, what will happen? The dimension of all of these terms, dimension of b, dimension of a by t square, dimension of bx by t and dimension of ct square, all of the dimension has to be equal. Now you see what is the dimension of v? It is meter per second. L1 t minus 1, that is the dimension of velocity. And if you would compare with a नीचे t square है, t square means the dimension will be t to the power 2. So if you bring it here, it was minus 1 and you multiplied by 2. तो 2 minus 1 is 1. तो a का dimension है तो जगह नहीं बचा है. So इसको लिख लेना, I am erasing this one. Alright, so let us see. Compare one by one. Therefore, L1 t minus 1 का dimension equal to a by dimension of t2. So here, if you take it here, a becomes L1 t1. So dimension a b is done. Then compare this and this. So dimension of b again L1 t minus 1 equal to, that will be b, dimension of x is m by dimension of time is t. So again you will bring it here. So it will be b equal to L1 t2 and m minus 1. So it will rearrange and write m minus 1 L1 t. This is the dimension of b. Similarly, here it will be L, है ना, because it is x is there ना, dimension of x is L. So it will be L. So L will be cancelled out. So it will be dimension of b will be t1 and t1, t2. That's all. t2. So you can write m0, L0, t2. That is the dimension of b. Similarly, for dimension of c, you will compare b and ct square. So compare it. Again b is L1 t minus 1. Sorry, I am doing again wrong. It will be minus 1, right? So again it will be cancelled out. So it will be 0. It will be 0. So b will be dimensionless. Again ct square. For ct square, b L1 t minus 1 and equal to, it is ct square. So c here t to the power 2. If bring it here, it will be again minus 1. This implies c equal to, you will get L1 t minus 3. So dimension of a you got, dimension of b you got, and dimension of c also you got. So similarly, if you, whatever the equation is given, कुछ भी equation given होगा, so what you do, simply take each term and make their dimensions equal to each other. So इनमें से जैसे यहाँ पे किसका डायमेंशन पता है, v का डायमेंशन पता है, इससे पहले किसका पता था, x का पता था, तो किसी एक ना एक का डायमेंशन आपको पता होगा। तो जिसका पता है उसके साथ बाकी सबको इक्वेट करो। जैसे मुझे v का पता था तो v के साथ इसका इक्वेट किया तो a का मिल गया, v के साथ इसका इक्वेट किया तो b का मिल गया, v के साथ इसका इक्वेट किया तो c का मिल गया। तो सिमिलरली वी नीड टू डू। ऑलराइट बच्चों, सो दिस इज हाउ वी यूज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी टू कैलकुलेट द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ डिफरेंट कांस्टेंट्स। जैसे ए बी सी यहाँ पे थे, ऐसे कोई भी एक इक्वेशन आपको गिवन हो सकता है। ठीक है, तो जब भी गिवन होगा, मैं 2 एग्जांपल कराया आपको, आप ये 2 एग्जांपल को अच्छे से कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
हो गया बच्चों? चलो, तो मैं आज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में ही आज का क्लास को खत्म कर लेता हूं, है ना, क्योंकि इसका एप्लीकेशन जब आएंगे रियलिटी में, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, तो मैं चाहता हूं कि वो दोनों को मैं एक ही लेक्चर में पढ़ाऊं आपको। तो इसीलिए मैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यहीं पे रखता हूं आज, है ना। बाकी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के कुछ हायर लेवल्स, कुछ एडवांस वर्जन क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एंड फिर हम लोग देखेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस को हम यूज कहां कहां कर सकते हैं, एंड हाउ वी कैन यूज द प्रिंसिपल ऑफ। ठीक है बच्चों, तो तब तक हम घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।